आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं आज से अपना नया टॉपिक एडवांस जीओसी का। आज मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं जहां पर आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत अच्छे से पहचानने में हेल्प होने वाली है। मतलब आज पहली बार मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एमओटी के साथ जोड़ने जा रहा हूं। एमओटी अप्रोच आप सबने जानते होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और आपने केमिकल बॉन्डिंग में बहुत पढ़ा भी होगा। अब ये सारी चीजें पढ़ाने का मतलब क्या है मेरा? देखो, मतलब ये है बहुत सारी चीजें हाई लेवल पे ऐसी होती हैं जिसको मैं यहाँ पर ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, मुझे वहां पर एमओटी का सहारा ही लेना पड़ेगा। और आपको पता है एमओटी एक ऐसी थ्योरी है जो कि बहुत हद तक सही कॉन्सेप्ट्स बता पाती है। मतलब आपको जो एक एक बात बहुत अच्छे से दिखा पाए वो एमओटी अप्रोच है। बीबीटी अप्रोच एक एक बात अच्छे से नहीं दिखा पाता। बीबीटी अप्रोच में भी बहुत सारे एक्सप्लेनेशन नहीं होते थे, तभी तो एमओटी अप्रोच आता था। तो ये वो कारण है कि जिसकी वजह से मुझे आज एमओटी अप्रोच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताना पड़ रहा है। अब एक बात समझिए, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। एमओटी अप्रोच के आ जाने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खत्म हो चुका है। अरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कॉन्सेप्ट तो अभी भी है, लेकिन एमओटी के अप्रोच की हेल्प से और अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पता कर पाओगे किस पर ज्यादा है और किस पर कम है। मतलब इस टॉपिक को मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं और कहीं ना कहीं रिलेट कर दूंगा डोनर एंड एक्सेप्टर एबिलिटी। अब नया टर्म आ गया है, डोनर एंड एक्सेप्टर एबिलिटी। इसका मतलब ही होता है इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, जो हम पहले बात करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल से। देखो, मैं आपको एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यहाँ पर रिएक्शन लिखूंगा। बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। जितना आपको इंटरेस्ट इसमें आएगा उतना ही आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आने वाली समझ में आने वाली है। ठीक है, देखते हैं। मेरे पास एक रिएक्शन है जहाँ पर मैं यहाँ पर इस तरीके से ये अमोनिया लेता हूँ और यहाँ पर लेता हूँ CH3I या CH3I को मैं थोड़ा और अच्छे से दिखाऊँ तो CH H H और यहाँ पर I, और आपसे बोलूं कि भैया इसकी रिएक्शन कंप्लीट करके बताइए और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन है, तो आप बोलोगे सर इस रिएक्शन में क्या है, ये तो हमने पता नहीं कितनी बार कंप्लीट की है। 12th क्लास थी, 12th क्लास में पहला चैप्टर था हेलो एल्केन, उस समय कंप्लीट किया था। आयोडीन बाहर निकाला था, NH2 ग्रुप लगाया था। फिर जब अमीन हमने पढ़ा तो अमीन के टाइम पे भी रिएक्शन ऐसी आ चुकी है। तो सर इसमें क्या बड़ी बात है? तो सुनो, आज जो आप सीखने जा रहे हो वो एक ऐसी बात सीखने जा रहे हो जो आपकी उस दुनिया से और इस दुनिया से बहुत अलग है। ये दुनिया है एमओटी अप्रोच वाली, और वो दुनिया जो आपने अभी तक पढ़ी थी वो बीबीटी अप्रोच है। तो कहीं ना कहीं मैं दोनों के बीच में ब्रिज बनाने जा रहा हूँ कि अब आपका सोचने का तरीका कैसा होना चाहिए। तो सुनना कैसे सोचेंगे, देखो अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर बात ऐसे कर सकते हैं, सर इस पर क्या है, लोन पेयर है, बिल्कुल सही बात है। इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, सर इस पर क्या है, पॉजिटिव है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सर इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा यहाँ पर आयोडीन का। जो भी आपके कॉन्सेप्ट है सब लगा दो यहाँ पर। आप आज अपने दिल की तसल्ली पूरी करके ही जाना। आज का लेक्चर ऐसा लेक्चर है जहां पर आपको जितने कॉन्सेप्ट आते हैं सारे कॉन्सेप्ट लगा दो। ठीक है सर, इतना समझ में आया। तो सर जब हम इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करवाएंगे तो सुनो, जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वो हमेशा कहां से कहां तक होता है, हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ होगा, बिल्कुल सही बात है। तो सर पहली तस्वीर हमें ऐसी समझ में आती है कि आयोडीन बाहर निकल जाएगा, गुड लिविंग ग्रुप होता है, आई के ऊपर माइनस होता है, साइज बहुत बड़ा होता है, ज्यादा स्टेबल होगा। सारे कॉन्सेप्ट लगा लो आज तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तस्वीर कुछ ऐसी हो जाएगी, CH H और यहाँ पर NH3+, ऐसा कुछ बन जाएगा। देखो ध्यान से। और फिर आप वही एक बात बोलते थे कि H+ का आना और जाना दिल पर मत लेना, और आगे आप प्रोडक्ट बना दोगे CH3NH2। क्या आपने कभी एक बात सोची है, अगर आप इस को प्रोडक्ट बना रहे हो तो क्या आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आयोडीन सोचा है कभी कितना होता है? अगर मैं आपसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन की बात कर रहा हूं तो ये 2.55 होता है, और वहीं पर अगर मैं आपसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आयोडीन की बात कर रहा हूं तो ये समथिंग 2.66 होता है। मतलब सर जो आप यहाँ पर पॉजिटिव और ये नेगेटिव का फंडा लगा रहे थे, तो सर इनकी तो लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। अगर लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो सर यहाँ पर भी आप पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लगा पा रहे हो? क्या सोचा है कभी आपने? एक पहलू तो मैं आपको ये सोचने के लिए बोल रहा हूँ। देखो जब यहाँ पर फ्लोरीन था तो उस केस में तो हम अपना रीजन दे देते हैं, फ्लोरीन की वैल्यू 4 होती है, कार्बन की 2.5 होती है, तो सर वहां पर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं तो लॉजिक सही बैठेगा ही। लेकिन क्या इस रिएक्शन में ये लॉजिक सही बैठ रहा है क्या? तो अब लग रहा है कि सर हाँ पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो दिक्कतें हैं जो शायद से हमारे जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं और जो हम सीखने जा रहे हैं उनमें कुछ कमियां हैं, जिसकी वजह से मैं ये आंसर नहीं दे पा रहा। ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है यार, +2 लेवल की रिएक्शन है,
लेकिन जब मैं आज आपको सोचने के लिए बोल रहा हूं तो आप सोचने पर मजबूर हो और एकदम अलग तरीके से मजबूर हो, और मजबूर भी ऐसा है कि उसका जवाब नहीं दे पा रहे। पहला पॉइंट। चलो अगर मैं इसी ही को दूसरे तरीके से सोचूं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, मैं बोलूं कि यहां पर मैं अटैक जरूर करवा रहा हूं, इस बार मैं आयोडीन को नहीं निकालना चाहता। क्यों भैया, समझो, ऐसे समझ सकते हैं इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मैंने बोला अभी भी 2.5 और इसकी कितनी होती है 2.1। अगर आपके लिए दुनिया में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ही सब कुछ है तो यहाँ तो इतना कम डिफरेंस था, यहाँ तो इतना ज्यादा डिफरेंस है। सोचो, अगर यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस है तो क्या हम ऐसा नहीं सोच सकते कि सर इस H को ही बाहर निकाल दो। देखो, घबराने की जरूरत नहीं है और दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। आज हम अपना सारा दिमाग लगा देंगे, जो भी हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज तक सीखा है, जो भी मैंने सिखाया आपको 2 सालों में और अभी आप सीख रहे हो, आज अपना सारा दिमाग लगा दो, सारी दिल की तसल्ली पूरी करो आज। जब आप ऐसा करोगे तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, खुद देखो कैसे हो जाएगा, CHHI NH3+। मतलब एक प्रोडक्ट तो आपके पास कुछ ऐसा आ सकता है और एक प्रोडक्ट आपके पास कुछ ऐसा आ सकता है। यही बात हमें बहुत अच्छे से सीखनी है। जब हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से इसको देखा तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब सवाल है कि सर अगर ऐसा होगा तो इसका फिर क्या, और अगर ऐसा होगा तो इसका फिर क्या। क्या सोचे, क्या वो तरीका होगा जिसके माध्यम से हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अप्रोच को आगे बढ़ाएं। क्या वो तरीका होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पता करने का तरीका हम सही तरीके से समझें कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो आज तक पता किया है, हमारी दुनिया में आज तक क्या था, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। और सर आपने पढ़ाया भी ऐसा ही था, हैलोजेंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेंगे इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। बिल्कुल सही यार, उस लेवल पे जो पढ़ाया था बिल्कुल सही पढ़ाया था, कुछ गलत नहीं पढ़ाया था। लेकिन अब आप थोड़े बड़े हो चुके हो, ये जीओसी को एडवांस लगाने से एडवांस छोड़ना होता है यार, एडवांस कॉन्सेप्ट भी तो आने चाहिए। तो आज आप अपने आप से सवाल पूछो यार कि आखिरकार आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा तो पढ़ा क्या। नहीं सर आप बताओ आपने क्या पढ़ाया जो हमसे ऐसे कॉन्सेप्ट भी नहीं हो पा रहे। तो यार यही आपको समझना है कि आज तक जो आपने सोचा था वो बहुत अलग तरीके से सोचा था, लेकिन आज जो सोचोगे उसको एक नई दिशा में उसी ही तरीके में कुछ 4 चांद लगाओगे। कॉन्सेप्ट तो वही है, उनमें 4 चांद लगाने हैं। वो बहुत ही गलत लोग हैं जो बोलते हैं कि पहले आपने कुछ ये पढ़ा था तो अब आप ये पढ़ोगे तो दोनों में कंफ्यूज होगा और वो सब कुछ अलग हो जाएगा। मैं जरूर पहले बोलता था ताकि आपको उस तरफ ना लेके जाऊं। अगर आप अकेले जाओगे तो अकेले डर जाओगे और बोलोगे एकदम ऐसा ही होगा, लेकिन अब मेरे साथ चलो, जैसे जैसे मैं सोचने पर मजबूर करूंगा वैसे वैसे सोचो और वैसे वैसे देखो आंसर कैसे आएगा। तो सुनो, ये जितने भी ये सवाल आपके आ रहे हैं, ये सारे के सारे सवाल हम अपने एक कॉन्सेप्ट से देंगे। उस कॉन्सेप्ट का नाम है FMO अप्रोच। अब सर ये कौन सी बला का नाम है FMO अप्रोच। देखो, अगर FMO अप्रोच में मैं आपको बात करूं तो FMO स्टैंड्स फॉर फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और FMO अप्रोच के अकॉर्डिंग आपको 2 कॉन्सेप्ट सीखने हैं। एक कॉन्सेप्ट सीखना है होमो और एक कॉन्सेप्ट सीखना है लूमो। तो आपने पहले नाम तो सुना होगा, होमो का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अरे घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस डराने के लिए लिखा रहा हूं मैं। हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लूमो का मतलब है लोएस्ट अनऑक्युपाइड। ऑक्युपाइड का मतलब भैया भरा हुआ और अनऑक्युपाइड का मतलब भैया खाली हुआ। तो ये बात है। तो अब हमारे जो ये रिएक्शन का जो भी रीजन होगा, जो भी कुछ बातें होंगी, वो इस FMO अप्रोच के अकॉर्डिंग होंगी, जहां पर हम कॉन्सेप्ट ऑफ होमो और लूमो सीखने जा रहे हैं। और अब हम अपनी स्टार्टिंग करते हैं एकदम बेसिक MOT डायग्राम से। मैं आपको सबसे बेसिक MOT डायग्राम से शुरू करता हूं कि सर आखिरकार ये होमो क्या होता है, लूमो क्या होता है, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं और उनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रोल कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी सबसे बेसिक MOT डायग्राम, जो कि मैं H2 की बनाऊंगा। और इससे आसानी क्या होगा, H सबसे छोटा ही होता है, 2 H को मिलाओगे तो वहां पर क्या बनेंगे, ऑर्बिटल बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने बेसिक MOT अप्रोच से। तो सबसे पहला सवाल कि सर आप ये बेसिक MOT अप्रोच ही क्यों पढ़ा रहे हो।
मैं आपको बेसिक एमओटी अप्रोच इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि मैं आपको एफएमओ अप्रोच समझा सकूं, और मैं आपको एफएमओ अप्रोच इसलिए पढ़ाऊंगा ताकि मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती हैं वो सारी ही पॉसिबिलिटीज में सबसे सही पॉसिबिलिटी क्या है उसको समझा सकूं। अब अगर मैं बेसिक एमओटी अप्रोच में एमओटी डायग्राम की बात करूंगा तो मैं H2 मॉलिक्यूल के लिए बात करूंगा। अब देखो मैं यहाँ पर एमओटी डायग्राम बनाने आ रहा हूँ, बहुत बेसिक बातें बताऊंगा। आपके पास यहाँ पर एक तरफ H एटॉमिक ऑर्बिटल है और दूसरी तरफ भी क्या है, H एटॉमिक ऑर्बिटल है। आपने ऐसा ही पढ़ा है। अगर ये H एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो आप इस तरीके से कुछ लाइन खींचते थे, तो यहाँ पर आप अगर दिखाओगे तो यहाँ पर क्या दिखाओगे, 1s दिखाओगे, और यहाँ पर भी आप इस H के लिए क्या दिखाओगे, 1s दिखाओगे, क्योंकि H के पास होता ही क्या है, 1s, 1 होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन अभी नहीं भर रहा है। अब जब आपके इस तरफ देखो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ध्यान से रखना, ये जो लाइन के इस तरफ होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, और जो लाइन के बीच में होते हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं कि आपको कुछ एमओटी में पता भी है, लेकिन फिर भी जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, और एनर्जी कम होती है और एनर्जी बढ़ती है। रीजन आपने पढ़ा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ये एमओटी वाले कॉन्सेप्ट है सारे, कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो एनर्जी कम भी होगी और एनर्जी बढ़ेगी। जब एनर्जी कम होती है तो देखो यहां पर कौन सी फैशन में सबसे पहले है, सिग्मा फैशन में, तो 1s। आपको हमेशा जो पहले बताना है वो सिग्मा फैशन। जब मैं आपको एमओटी एवरेज पढ़ाऊंगा ना यार, सारी बातें बहुत डिटेल में बताऊंगा, बहुत मजा आने वाला है यार, बहुत मजा। अभी तो आप बस इतना सीखो कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, दोनों से कंबाइन करके एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा जिसकी एनर्जी कम होगी, उसको बोलते हैं सिग्मा 1s, और एक की एनर्जी बढ़ेगी जिसको हम बोलते हैं सिग्मा स्टार 1s। कुछ याद आया, स्टार। जो सिग्मा 1s होता है इसी को हम नाम देते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो सिग्मा स्टार 1s होता है इसी को हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। या ऐसे बोल सकते हो, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो चुकी है उसको बॉन्डिंग बोलते हैं, और जिसकी एनर्जी बढ़ चुकी है उसको क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग। अब इलेक्ट्रॉन भरने की बात करते हैं। देखो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो एक अगर मैं ऐसे दिखा रहा हूं तो अगर मैं ऐसे भी दिखाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों ही बॉन्डिंग करना चाहेंगे और बॉन्डिंग करके कुछ ऐसा हो जाएगा। अरे 2 इलेक्ट्रॉन है तो मुझे भी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, लो मैंने भर दिया। क्या इसमें कोई इलेक्ट्रॉन होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि H2 के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं H2 ही की डायग्राम बना रहा हूँ और मैं ये वाली डायग्राम को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें यहाँ पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इतनी बात मैं उम्मीद करता हूँ आपको सबको समझ में आई होगी। अब यहाँ से मैं कॉन्सेप्ट अपने अपने एक एक करके इंट्रोड्यूस करता हूँ। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है, यह जो आपको हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिख रहा है, यही तो हाईएस्ट ऑक्युपाइड है। अरे क्या इससे भी ज्यादा कोई बड़ा है कि जिसके पास ऑर्बिटल हो? इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में होमो। इसी को क्या बोलते हैं, होमो। ये जो आपको लोएस्ट अनऑक्युपाइड, आप जो ध्यान दो वो हाईएस्ट और लोएस्ट पे ना दो, आप ऑक्युपाइड और अनऑक्युपाइड पे ध्यान दो। तो जो ये आपको लोएस्ट अनऑक्युपाइड दिख रहा है इसी को हम लूमो बोलते हैं। तो यही वो सब बातें हैं जो आपने पहले पढ़ी थी, बस नाम नहीं बताया था। जो आपका हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसको होमो बोलते हैं, और जो आपका लोएस्ट होता है उसको लूमो बोलते हैं। चलो सर बढ़िया, आपने ये बता दिया, लेकिन सर इन सब का हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे यूज करेंगे? बड़ी बात तो ये बताओ ना यार, कि कैसे ये सारे कॉन्सेप्ट हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगाने वाले हैं, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे यहाँ पर रिलेट करने वाले हैं। आपने ये बता दिया, डायग्राम बता दी, चलो समझ गए। तो सुनो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाउ वी यूज, कि हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस इंफॉर्मेशन का जो भी अभी तक हमने इकट्ठी की है ये वाली, ये कैसे यूज करने वाले हैं। तो हम बोलेंगे, अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर H और H है, और आपको अगर जरा ध्यान दिख रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो अगर आपको ये इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो इसकी वजह से ये क्या कर सकता है, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। अरे कुछ समझ में आया? H2 में जो 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं वो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल कर पा रहे हैं, किसकी वजह से, होमो की वजह से। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर होमो की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे। और एक और बात सुनो, यहाँ पर जो आपको H2 में ये लूमो दिख रहा है, क्या है लूमो, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। वो कैसा है, वैकेंट है। अरे एंटी वैकेंट
ऑर्बिटल है एंटी बॉन्डिंग, अगर वो वैकेंट है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है। इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्यों काम करेगा? क्योंकि इस पे क्या है, वैकेंट है, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा इसके वैकेंट ऑर्बिटल में क्या कर देगा, डोनेशन कर देगा। तो इस लूमो की वजह से यह इलेक्ट्रोफाइल का भी काम कर सकता है। ये वो बात है जो मुझे आपको समझानी थी। देखो बेसिक एमओटी अप्रोच से कितने हद तक बहुत सारी बातें समझ में आ रही हैं कि सर हम किसी भी सबसे पहले मॉलिक्यूल का बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट समझ जाएं, फिर उसमें हम होमो और लूमो समझ जाएं, जिनको हम बोलते हैं फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो रिएक्शन में फ्रंट में काम करते हैं, एकदम आगे आगे काम करते हैं। उसके बाद मुझे ये समझ में आ रहा है लूमो का मतलब इलेक्ट्रोफाइल होता है और होमो का मतलब न्यूक्लियोफाइल होता है। चलो सर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बढ़ाओ, इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। तो अगर मेरा आपसे एक सवाल है कि मुझे बताइएगा जो H+ है, ये H+ किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा या न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा? बहुत ही सिंपल सवाल है आप लोगों के सामने। मुझे आप इतना समझाइए कि ये H+ किसकी तरह काम करने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल? तो ध्यान सुनिए, अगर मैं H+ की तस्वीर देखता हूं तो एक्चुअली स्टार्टिंग में होता था 1s1, अब कितना हो जाएगा 1s0। जो H होता है वो 1s1 होता है और H+ 1s0 हो जाएगा। प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, और अगर ये 1s0 है तो इसके पास चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मेरे पास वैकेंट ऑर्बिटल है। और अगर मेरे पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो इसका मतलब मैं इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता हूं, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं कर सकता। न्यूक्लियोफाइल के लिए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए और इलेक्ट्रोफाइल के लिए वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। बस इतना दिमाग में चले यार। न्यूक्लियोफाइल के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब नेगेटिव चार्ज जोन पर होना ही होना चाहिए, या उसके अलावा सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स भी कभी कभी न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकते हैं। ये बात हमें समझ में आ रही है, मतलब होमो होना चाहिए। और यहाँ पर होमो वगैरह कुछ मौजूद नहीं है, यहाँ पर सिर्फ लूमो ही है, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उससे कहूँ तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी नहीं है, ये तो क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे लगाएंगे। अब यहाँ पर मुझे एक बात बतानी है बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालेगी। अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करता हूं तो आप लोग मुझे बताइए क्या होता है फॉर्मूला, हाफ NB माइनस Na। NB क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, लिख देता हूं मैं। NB मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, और Na क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिए जो मैं समझाना चाहता हूं। मान लो मेरे पास यहां पर सबसे पहले क्या है, H2 है। अगर मैं H2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगा तो आप बोलोगे सर H2 का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, हाफ। देखो कैसे निकालेंगे, यहां पर बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो लो सर बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। यहां पर एंटी बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है, 0, तो यहां पे 0 लिख दिया, तो ये कितना आ जाएगा 1। और H2 का बॉन्ड ऑर्डर भी तो 1 ही होता है यार, यहाँ देखो ना, यहाँ एक ही तो बनाया मैंने। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपकी भाषा में, तो H2 का ही होता है। अब मान लो मैं इस H2 में इलेक्ट्रॉन को ऐड करता हूँ। मैंने इस H2 में इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, इसका मतलब मैंने क्या किया, इसके लूमो में इलेक्ट्रॉन ऐड किया। H2 था ना ये, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो मतलब इसके लूमो में इलेक्ट्रॉन ऐड किया, और जब लूमो में मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो यहां पर ये क्या बन गया, H2 माइनस। ऐसे ही मैं एक और बार क्या करता हूं, इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं H2 माइनस में, तो क्या बन जाएगा, H2 माइनस। इससे एक बहुत बेहतरीन डिफरेंस आएगा। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन मैंने और ऐड कर दिया। जब आपने इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आपके पास कितना आएगा, देखो हाफ, 2 तो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में थे ही। अब देखो यहाँ पर कितना था, H2 माइनस के केस में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो आप लिख दोगे 1, और ये हो जाएगा 0.5। ऐसे ही अगर मैं H2 माइनस की बात करता हूं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो हाफ, बॉन्डिंग में तो 2 हैं ही, और साथ में एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, 2 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया होगा तब आया होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0। अगर आप जरा इस बात को समझ रहे हो तो ध्यान से देखो, जैसे मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं वैसे बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है, वैसे बॉन्ड टूट जा रही है। कुछ समझ में आया? तो हमेशा बोलेंगे इस बात से कि जब हम एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तब क्या होगा, बॉन्ड बहुत वीक होता जाएगा और टूटने के पूरे चांस होंगे।
तो हमेशा एक बात याद रखो, जब भी कोई स्पीशीज अटैक करने आती है तो हमेशा ये देखना कि अटैक कहाँ, बैक साइड ही अटैक करेगी, एंटी बॉन्डिंग में ही अटैक करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डोनेशन तो एंटी बॉन्डिंग में ही होगा, लूमो में ही होगा। तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रोड ऐड करने से बॉन्ड कैसे होती है, वीक हो जाती है, और वीक होने का कारण वहां पे वो टूट भी जाती है। देखो ना ये क्या दिखा रहा है, पहले 1 था, फिर 0.5 हुआ, फिर 0 हुआ। इतना कंक्लूजन आप ध्यान रखना, इसको मैं यूज करने वाला हूँ। चलिए ये सारी बातें हमने सीख चुकी हैं H2 मॉलिक्यूल के बारे में। अब सर मुद्दे पे आओ ना, वो जो रिएक्शन थी उसको समझाओ ना, किस तरीके से होगा, कैसे होगा। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा CH, कार्बन और हाइड्रोजन का MOT डायग्राम थोड़ा सा, क्योंकि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन था, और CI कार्बन और आयोडीन भी था। तो हमें 2 MOT डायग्राम सीखनी पड़ेंगे। तो चलो सीखने की कोशिश करते हैं और अपने उस आंसर को एकदम अच्छे तरीके से बताते हैं। तो अभी तक हमने बेसिक MOT अप्रोच सीख लिया है, अब हम बात करते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। देखो, तो मैं उस रिएक्शन को एक बार दोबारा लिखता हूं ताकि मैं आपको बता सकूं कि हमें सीखना ही क्या है। हमारे पास कुछ इस तरीके से ही रिएक्शन थी, ये वाली, यहां पर आयोडीन था, तो यहां पर हमने बोला था यहां पर ऐसे करके या तो ये निकल सकता है या फिर ये निकल सकता है, और हमें आंसर बताना था यहां पर। तो अब ध्यान सुनना, तो यहां पर मुझे पहले 2 बॉन्ड को ऑब्जर्व करना है। एक तो सबसे पहले मुझे CH बॉन्ड को ऑब्जर्व करना है, उसके बाद मुझे करना है CI बॉन्ड को। दोनों ही बॉन्ड को ऑब्जर्व करने के बाद पता चल जाएगा हमारा आंसर क्या होगा। देखो, अगर मैं CH बॉन्ड की बात करता हूं तो यहां पर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अभी जब मैं H2 की बेसिक MOT डायग्राम की बात कर रहा था तो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं था, तो वहां पर दोनों के ऑर्बिटल जो एटॉमिक ऑर्बिटल थे उनकी क्या था, सेम एनर्जी पे थे। लेकिन हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। सुनते जाना। तो अगर मैं MOT डायग्राम बनाता हूं कार्बन और हाइड्रोजन की, यहां पर इस तरीके से ये करता हूं, तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। या तो कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल को मैं नीचे कर दूं, क्योंकि मुझे CH बॉन्ड समझना है सिर्फ, और मैं हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल को ऊपर कर दूं। पहली पॉसिबिलिटी ये हो गई। अगर मैं दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करता हूं तो दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है, यहां पर कार्बन है, यहां पर हाइड्रोजन है, इस पर कार्बन की एनर्जी ऊपर हो जाए और हाइड्रोजन की एनर्जी नीचे हो जाए। मतलब ये जो है ये एनर्जी बता रहा है। क्या बता रहा है, एनर्जी। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो मेरे पास इन दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी। अब एक बात समझिए, मैं बोल रहा हूं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो वहां पर उसकी बाइंड करने की एनर्जी ज्यादा। मतलब मैं बोल सकता हूं बाइंड ज्यादा अच्छे से होगा, किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। तो मैं बोलूंगा, जैसे मान लो यहां पर मैं न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं, तो नीचे की तरफ कौन होना चाहिए, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो हमेशा याद रखना, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो MOT डायग्राम में उसका जो ऑर्बिटल होगा वो ऑर्बिटल कहां आएगा, नीचे आएगा। कहां आएगा, नीचे आएगा। तो इन दोनों ही डायग्राम में से ये डायग्राम सही है और ये डायग्राम गलत है। उम्मीद कर रहा हूं सबसे पहली बात आपको समझ में आई है। क्या समझ में आई है, जहां पर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो ज्यादा पास में न्यूक्लियस के होता है, ज्यादा अच्छे से बाइंड होता है। तो यहां पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसको मैंने नीचे दिखाया है, और हाइड्रोजन की कम है तो उसको मैंने ऊपर दिखाया है। पहली बात। अब मैं CH का MOT डायग्राम बनाना चाहता हूं। अगर मैं CH का MOT डायग्राम बनाऊंगा तो मैं कैसे बना सकता हूं, देखो यहां पर कार्बन और यहां पर हाइड्रोजन। बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है। अब अगर मैं यहां पर समझाने की कोशिश करूं तो देखो, यहां पे कार्बन नीचे होगा और यहां पर हाइड्रोजन ऊपर होगा। तो एक तो एनर्जी ऐसे होगी और एक एनर्जी ऐसे होगी, या और अच्छे से बना लो। इसको बोलूंगा मैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल और इसको बोलूंगा मैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ध्यान सुनना, क्योंकि CH है तो एक कार्बन में इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे, और यहां पर क्या होगा, खाली। तो मैं बोल सकता हूं CH बॉन्ड का ये क्या हो जाएगा, होमो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लूमो हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान समझिए। अब ऐसी ही बात मैं आपसे कार्बन और आयोडीन के केस में भी करना चाहता हूं। जब कार्बन और आयोडीन के केस में करूंगा तो देखो यहां पर वही फिर से मैं MOT डायग्राम बनाना चाहता हूं। जब मैं MOT डायग्राम बनाऊंगा तो हमें पता है आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है थोड़ी कार्बन से, तो यहां पर मैं आयोडीन को दिखा दूंगा इस तरीके से, और यहां पर मैं कार्बन को दिखा दूंगा इस तरीके से।
अगर इतनी बात समझ में आ चुकी है, कार्बन और आयोडीन की जब मैं बात करूंगा तो यहां पर मैं कुछ इस तरीके से ऑर्बिटल बना दूंगा, एक एनर्जी नीचे और एक एनर्जी ऊपर। बहुत ध्यान समझना, हमने सबसे पहले CH बॉन्ड का बनाया तो H जैसे सीखा था वैसे CH सीख लिया, ये होमो है ये लूमो है। हमने वैसे ही Ci बॉन्ड का बनाया, यहाँ पर हमारे पास क्या है, आयोडीन है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, कार्बन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ। हम बोल सकते हैं यहाँ पर ये इसका क्या हो जाएगा, होमो हो जाएगा, और यहाँ पर ये इसका क्या हो जाएगा, लूमो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लूमो। इतनी बात समझ में आ गई। अगर आप सभी को इतनी बात समझ में आ चुकी है तो एक चीज ध्यान से देखो, अगर मैं दोनों ही MOT डायग्राम को कंपेयर करता हूं तो दोनों ही MOT डायग्राम को कंपेयर करने पर हमें यह समझ में आ रहा है कि सर यहां पर एनर्जी ज्यादा डिक्रीज हुई है और यहां पर एनर्जी ज्यादा इंक्रीज भी हुई है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मान के चलते हैं रिएक्शंस में जितनी एनर्जी डिक्रीज हो रही है उतनी ही इंक्रीज भी होगी। लेकिन सर यहां पर एनर्जी इतनी ज्यादा डिक्रीज नहीं हुई है और इतनी भी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई है, तो मैं इस केस में बोल रहा हूं एनर्जी डिक्रीज कम हुई है। और अगर एनर्जी डिक्रीज कम हुई है तो इंक्रीज भी कम हुई है। इस बात को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। यहां पर एनर्जी डिक्रीज कम क्यों हुई है, इसका सवाल का आप जवाब बताओ सर। ये तो समझ में आ रहा है कि जितना डिक्रीज होगा उतना ही इंक्रीज होगा, लेकिन ये बताओ कि यहां पर एनर्जी डिक्रीज कम क्यों हुई है और यहां पर एनर्जी डिक्रीज ज्यादा क्यों हुई है। जितना एनर्जी ज्यादा डिक्रीज होगी उतना बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी, जितना एनर्जी ज्यादा डिक्रीज होगी, क्योंकि हमेशा हमें पता है एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा एनर्जी कम उतना ज्यादा वहां पर स्ट्रेंथ, तो जितना ज्यादा एनर्जी डिक्रीज होगी उतना ही ज्यादा उसका स्ट्रेंथ होगा, तो उतना ही कम उसका टूटना भी होगा। लेकिन सर सवाल इसका बताओ ना कि यहाँ पर एनर्जी डिक्रीज कम क्यों हुई है। तो सुनो भैया, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर आयोडीन है। कार्बन होता है 2p, आयोडीन होता है 5p, और ये लार्जा साइज है, लार्जर नहीं है, लार्जा साइज। और जब कोई लार्जा साइज वाला इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा तो कैसी ओवरलैपिंग हुई, घटिया ओवरलैपिंग, बहुत ही खराब ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी नहीं है, तो ये बॉन्ड कैसी हो जाएगी, वीक। और जब बॉन्ड मतलब इसकी साइज क्या है, बहुत बड़ी, आप ऐसे बोल सकते हो आयोडीन की साइज क्या है, बहुत बड़ी। तो बहुत बड़ी होने की वजह से ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी, तो ये बॉन्ड वीक होगी, और बॉन्ड वीक होने की वजह से एनर्जी भी डिक्रीज कम होगी, और एनर्जी कम डिक्रीज होगी, इसका मतलब ही होता है बॉन्ड वीक होना, तो एनर्जी इंक्रीज भी कम हुई। अब सुनो, ये जो आपके सामने मैं सब कुछ लेके आ गया हूं, यहीं पर राज छुपा है। सबसे पहले हमने CH और Ci का MOT डायग्राम देखा। हम जब कंपेयर कर रहे हैं तो हमें बात समझ में आई कि यहाँ पर लूमो कम एनर्जी पर है और यहाँ पर लूमो ज्यादा एनर्जी पर है। इस लाइन को समझो, CH बॉन्ड का जो आपका लूमो है वो कहाँ है, हाई एनर्जी पर, और Ci बॉन्ड का जो लूमो है वो कहाँ है, लो एनर्जी पर। अब आप खुद सोचना ध्यान से जो बोल रहा हूं मैं लूमो की बात क्यों कर रहा हूं, होमो की बात क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे इस रिएक्शन का जवाब देना है। इस रिएक्शन में इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इसको होमो तो इसके पास होगा, अरे होमो तो इसके पास होगा, जिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है उसी पे तो होमो होता है। और क्योंकि इस पर अटैक करवा रहा हूं तो इसके केस में हम क्या चेक करेंगे, लूमो। जब लूमो चेक कर रहे हैं तो दो पॉसिबिलिटी है, Ci बॉन्ड का भी लूमो चेक कर रहे हैं और CH बॉन्ड का भी लूमो चेक कर रहे हैं। अब Ci बॉन्ड का लूमो थोड़ा सा नीचे एनर्जी पर है और CH बॉन्ड का लूमो थोड़ा सा ऊपर एनर्जी पे है, तो मुझे बताना यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे आसानी से दे पाएगा, जो कम एनर्जी पे होगा। लूमो कम एनर्जी पे है, ये लूमो हाई एनर्जी पे है, ये CH बॉन्ड है, ये Ci बॉन्ड है, और सामने से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो कम एनर्जी पे ज्यादा आसानी से वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर दे पाएगा। और जब ये आसानी से अपना इस लूमो में अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे पाएगा तो हम बोल सकते हैं एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ऐड करने से बॉन्डिंग वाला क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, मतलब ब्रेक हो जाता है। जैसे ही आपने Ci के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो Ci का जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो ब्रेक हो गया। क्यों हो गया, बॉन्ड ऑर्डर निकालो ना। अगर आप इसका पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालते तो एक आता, लेकिन अब बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो कितना जाएगा, हाफ 2 - 2, कितना जाएगा, 0।
और ये बॉन्ड ऑर्डर जीरो चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा है कि Ci के बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐड करने से Ci का बॉन्डिंग वाला ब्रेक हो गया। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर जा रहे हैं एंटी बॉन्डिंग में, ये Ci के जाएंगे तो यहां पर निकलेगा भी कौन, Ci निकलेगा, क्योंकि Ci का लूमो कम एनर्जी पर है। रिएक्शन के लिए हमेशा एक फंडा लिख लो, लूमो हमेशा कम एनर्जी पर होना चाहिए और होमो हमेशा ज्यादा एनर्जी पर होना चाहिए। जब होमो ज्यादा एनर्जी पर होगा तो ज्यादा आसानी से डोनेट कर पाएगा, और लूमो जब कम एनर्जी पर होगा तो ज्यादा आसानी से एक्सेप्ट कर पाएगा। एक्सेप्ट लिख लो। आज के बाद से सुमित सर के द्वारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंडा, क्या फंडा है, होमो और लूमो देखना है, पहली बात। दूसरी बात, होमो के केस में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर समझेंगे और लूमो के केस में हम इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर समझेंगे। होमो जो होना चाहिए वो हायर एनर्जी पर होना चाहिए ताकि न्यूक्लियस से दूर होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे पाएगा, और लूमो जो होगा वो लोअर एनर्जी पर होना चाहिए ताकि वो सामने वाले न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन को जल्दी आसानी से एक्सेप्ट कर ले। यही पूरी कहानी जो मैंने आपको 2-3 पॉइंट बताए हैं, इसी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब छुपी है। अब आप कुछ भी पढ़ो, क्लेडन पढ़ो, कुछ भी पढ़ो यार, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। यही सब चीजें बार बार परेशान करती हैं बच्चों को और बोलते हैं एमओटी अप्रोच पता नहीं क्या है। कुछ नहीं है यार, आप समझो ना कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिक केमिकल बॉन्डिंग लग रही है, केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है। एमओटी आता नहीं, बोलते ऑर्गेनिक नहीं आ रहा, तो एमओटी समझो ना अच्छे से यार, इसमें क्या समझना है। तो ये कम एनर्जी पर था, इसमें डोनेशन हो गया, और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ऐड होने से अभी भी बताया मैंने बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। और नहीं भरोसा है तो बॉन्ड ऑर्डर निकालो ना यार। बॉन्ड ऑर्डर जीरो का मतलब क्या है, अरे बॉन्ड नहीं है। जो आपको Ci बॉन्ड दिख रही है वो बॉन्ड नहीं है, टूट चुकी है। तो अगर टूट चुकी है तो मैं गायब करके क्या कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं सर यहाँ पर क्या हो जाएगा NH3+ और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3। ये ऐसा कुछ बनेगा। अरे समझ में आया क्या, मतलब एक रिएक्शन में पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी हैं, लेकिन ऐसा ही क्यों हुआ, वो एमओटी अप्रोच ज्यादा अच्छा समझा पा रहा है, क्योंकि अब हमें होमो और लूमो अप्रोच समझ में आ रहा है। क्योंकि अब हमें ये समझ में आ रहा है ये होमो से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अभी भाड़ में जाए कौन सा होमो क्या होमो, हमें इसकी बात नहीं करनी है, हमें तो इसकी बात करनी है कि इसमें CH बॉन्ड टूटेगा कि Ci बॉन्ड टूटेगा। तो मैंने बोला इलेक्ट्रॉन जिसके एंटी बॉन्डिंग में ऐड होंगे वो इलेक्ट्रॉन ऐड होने से क्या होगा, उसका बॉन्ड टूटेगा। और Ci के एंटी बॉन्डिंग में ऐड क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इसका लूमो क्या है, कम एनर्जी पर है। ये अगर आपने लाइन समझ ली ना, आप हो सके तो इतना जो अभी 5 मिनट का मैंने बोला है बार बार देखो, बार बार समझो कि मैंने क्या बोला ही क्या है, फिर समझो, फिर मैं बता रहा हूँ यही है जो कुछ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको फिर 10 रिएक्शन और बताऊं, कोई फायदा नहीं। हम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट समझ रहे थे उससे थोड़ा बाहर निकलो, बीबीटी को साइड हटाओ, एमओटी को लेके आओ। जब एमओटी की नजरों से ये रिएक्शन देखोगे तो अब रिएक्शन कैसे बन चुका है, ये आपके पास होमो है तो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करेगा। सवाल तो यहां आ रहा है, यहां कि ये Ci बॉन्ड ब्रेक होगा कि CH बॉन्ड ब्रेक होगा। तो मैंने ऐसे समझाया कि Ci और CH बॉन्ड ब्रेक होने के लिए आपको ये चेक करना है कि जो लोन पेयर जा रहा है वो किस लूमो में जाएगा। लूमो मतलब लोएस्ट अनऑक्युपाइड, खाली वाला ही चाहिए। अरे होमो की बात क्यों नहीं कर रहे भैया, होमो मतलब पहले भरा हुआ है, उसमें लोन पेयर डालोगे क्या, एक ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन करोगे क्या। जितना फालतू सोचोगे उतना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पास जाओगे सीखने के लिए। तो जब लूमो में डालोगे तो लूमो जिसका कम एनर्जी पे होगा, क्योंकि सर इसमें डिक्रीज इन एनर्जी कम है तो इंक्रीज इन एनर्जी भी कम होगा, तो लूमो इसका कम एनर्जी पे है। और लूमो कम एनर्जी पे तो इलेक्ट्रॉन में ऐड करूंगा एंटी बॉन्डिंग में, और जब भी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में ऐड होगा तो यहां देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब ऐसे लिख लो लाइन, जब भी किसी के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उसका बॉन्डिंग वाला ब्रेक कर जाता है। तो जैसे ही आपने इसके एंटी बॉन्डिंग में ऐड किया वैसे ही इसका बॉन्डिंग वाला ब्रेक कर जाता है। कुछ समझ में आया, यही पूरा फंडा है जो अब आपको हर जगह लगाना है। तो अब हमने बहुत ही सफलतापूर्वक अपनी इस रिएक्शन को समझ चुका है, हमने एमओटी अप्रोच का इंट्रोडक्शन कर चुका है, हमने होमो और लूमो अप्रोच समझ चुका है, और हमने एक बात बहुत अच्छे से समझ चुकी है, CH बॉन्ड का लूमो क्या था, हाई एनर्जी पर था, Ci बॉन्ड का लूमो क्या था, लो एनर्जी पर था, जिसकी वजह से यहाँ पर डोनेशन हुआ। और मैंने लास्ट लाइन आपको बोली है कि हमेशा जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन करवानी हो एक बात का ध्यान रखना, होमो की एनर्जी ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी पर होना चाहिए और लूमो की एनर्जी कम से कम लोएस्ट एनर्जी पर होना चाहिए, तभी रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। और एसिड बेस रिएक्शन फास्ट क्यों होती है, अरे क्यों होती है, क्योंकि उसमें होमो सबसे हाईएस्ट एनर्जी पर ही होता है और उसमें लूमो सबसे लोएस्ट एनर्जी पर ही होता है। अब ऐसे ही बहुत सारे सवालों के साथ अपने आगे लेक्चर को बढ़ाते हैं। तो इस लेक्चर को मैं इतना ही रहने देता हूं ताकि आपको इतना ही कॉन्साइज समझ में आए।
अब मैं और नई नई बातें अगले लेक्चर से सीरीज को रखता हूँ, इसको कंटिन्यू देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।